नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के अंतर्गत यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि प्रदर्शन कला। जब हम प्रदर्शन कला पढ़ते हैं तो एक और ही शब्द है जिसका नाम है निष्पादन कला यानी कि एक्जीक्यूटिव आर्ट। कई बार जो है परीक्षा में आपको निष्पादन कला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निष्पादन कला क्या है? प्रदर्शन कला का ही एक भाग है, या कह सकते हैं कि प्रदर्शन कला ही है। लेकिन कई बार प्रशिक्षु जो है ये सब सुन करके यानी कि निष्पादन कला सब सुन करके, एक्जीक्यूशन आर्ट सब सुन करके क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं और इसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए हमने आज के विषय में निष्पादन कला का ही चयन किया है। निष्पादन कला को जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा इसमें और प्रदर्शन कला में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों को बस एक ही रूप है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट या फिर ड्रामा या निष्पादन कला तीनों एक ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं निष्पादन कला को और समझते हैं कि एक्जीक्यूशन आर्ट होता क्या है, निष्पादन कला किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे निष्पादन कला का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्जीक्यूशन आर्ट, यानी कि निष्पादन कला का अर्थ के बारे में हम जानेंगे। निष्पादन कला किसे कहते हैं? निष्पादन कला जो है वह कला है जिसके अंतर्गत कलाकार अपने शरीर, वेशभूषा तथा अपनी आवाज़ के द्वारा अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। यानी कि परिभाषा में क्या लग रही है? एक ड्रामा की परिभाषा लग रही है। ड्रामा में क्या होता है? ड्रामा में कोई भी कलाकार अपने शरीर, अपने वेशभूषा एवं अपनी आवाज़ के द्वारा अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। उसे क्या कहते हैं? हम ड्रामा कहते हैं, या फिर आप कहते हैं उसे निष्पादन कला कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही था, निष्पादन कला या फिर प्रदर्शन कला या ड्रामा तीनों एक ही है, बस इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें आप आगे लिखेंगे निष्पादन कला में नृत्य, संगीत, थिएटर, ओपेरा, भ्रम, जादू की कला, कठपुतली नृत्य, सर्कस इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर अलग है कि निष्पादन कला के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो नृत्य की कला हो, थिएटर आर्ट हो, ओपेरा आर्ट हो, या फिर जादू की कला हो, कठपुतली कला हो या सर्कस का कला हो, सभी को हम निष्पादन कला के अंदर समाहित करते हैं और इसे हम संपूर्ण रूप से निष्पादन कला ही कहते हैं। कलाकार जो है श्रोताओं के सामने जब अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है या फिर प्रत्यक्ष रूप से वो भाग लेता है, तो इस प्रकार की निष्पत्ति या प्रदर्शन को हम निष्पादन कला कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोई भी कलाकार जब श्रोताओं के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है या निष्पादन करता है, तो यह जो कला की अभिव्यक्ति है जो कि कलाकार के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, उसे ही हम कहते हैं निष्पादन कला। यह कला की वह अभिव्यक्ति है, वह एक्सप्रेशन है जिसमें कलाकार की प्रदर्शनात्मकता, सृजनात्मकता तथा उसके अनेक पहलुओं का शरीर तथा अंगों तथा आवाज़ के द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के कला का प्रदर्शन श्रोताओं के सम्मुख साक्षात रूप से किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं निष्पादन कला में क्या होता है, श्रोताओं के सामने जो है जो प्रस्तुतिकरण दी जाती है, यानी कि जो ड्रामा में हम पढ़े थे, ड्रामा में क्या होता है, कलाकार जो है श्रोताओं के समक्ष अपनी प्रस्तुति देता है, तो उसी प्रस्तुति को आप कह सकते हैं प्रदर्शन कला या फिर निष्पादन कला आप उसे कह सकते हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत जैसे विशाल देश में पारंपरिक रंगमंच का केवल एक परंपरा नहीं है। यानी जब हम मंच की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं, जैसे कि मैंने ड्रामा वाले सेक्शन में आपको पढ़ाया था रंगमंच के बारे में। रंगमंच क्या होता है? रंगमंच हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कलाकार के द्वारा अपनी कला की प्रस्तुति दी जाती है, उसे हम कहते हैं रंगमंच।
जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे भारत में प्रत्येक क्षेत्र में नाट्य की जो है अलग अलग परंपरा रही है। चाहे कोई भी युग हो, चाहे वो मध्य युग हो या फिर प्राचीन भारत का काल हो या फिर अभी आधुनिक भारत हो, सभी युग में हमें हर गांव कस्बों में हर जगह रंगमंच की नई नई परंपराएं, नई नई शैली और तकनीक के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम सीखते हैं यहाँ पर लोक या पारंपरिक नृत्य जो है धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर भी हमें नाटक कला देखने को मिलता है। हमें प्राप्त होता है कि चाहे क्षेत्र विशेष हो या फिर कोई भी आधार हो, धर्म के आधार पर, पौराणिक कथा के आधार पर या सामाजिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हमें अनेकों तरह के नाटक देखने को मिलते हैं जो कि रंगमंच पर एक आर्टिस्ट के द्वारा संपादित किए जाते हैं, यानी कि प्रस्तुतिकरण दिए जाते हैं। इसमें हमको जो है अनेक प्रकार की शैलियाँ भी प्राप्त होती है, अनेक तरह के पात्र अभिनव भी हमें दिखाई देते हैं। भारतवर्ष में जो है नाट्य की जितनी भी शैलियाँ हैं, यदि हम उन शैलियों पर गौर करें, उन शैलियों पर बात करें तो हमें पता चलता है कि सबके प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग अलग है। यानी कि वहाँ पर नृत्य, संगीत, पात्रों की संख्या और अभिनव पद्धति के आधार पर जो है हम नाटक को या फिर निष्पादन कला को अनेक रूपों में बांट सकते हैं। अनेक रूपों में इसे परिभाषित किया गया है। हम उत्तर भारत के यदि क्षेत्र देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर रामलीला, रासलीला, कृष्ण लीला जैसी धार्मिक लीलाओं पर आधारित अनेक नाट्य शैलियाँ हमें प्राप्त होती है। इसी तरह हम जिस एरिया में देखें, यदि हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं अगर, तो बिहार के क्षेत्र में प्राप्त होता है कि यहाँ पर भोजपुरी नाटक का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रस्तुतिकरण की जाती है। चलिए हम आगे जानते हैं और देखते हैं कि निष्पादन कला के अंतर्गत कितने प्रकार की शैलियाँ को सम्मिलित किया गया है। जैसे मैंने बताया कि निष्पादन कला में वो सभी चीज़ शामिल हो जाती है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे सबके बारे में कि निष्पादन कला के अंतर्गत जो है अनेक प्रकार की चीज़ों को है सम्मिलित किया गया है। जिसमें पहला आप लिखेंगे, नंबर 1 में आपको लिखना है म्यूजिक, यानी कि संगीत। संगीत क्या है? एक निष्पादन कला का ही भाग है। संगीत के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें हम लोग संगीत को समझे थे, और आज हम समझ रहे हैं निष्पादन कला। निष्पादन कला क्या है? संगीत जो है निष्पादन कला का ही भाग है। हम पहले जो समझ रहे थे, हमने संगीत समझा, हमने नाटक समझा, हमने कठपुतली कला को समझा, तो ये सब चीज़ें अलग अलग थी। निष्पादन कला में क्या होता है? उन सभी चीज़ों को एक में सम्मिलित कर दिया जाता है, और सम्मिलित करने के बाद जिसका जो कला का नाम दिया गया उसे दिया गया है निष्पादन कला। तो निष्पादन कला में पहला आपका होता है संगीत, यानी कि म्यूजिक। संगीत के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसका इतिहास जो है बहुत ही प्राचीन है। यह निष्पादन कला का मूल तत्व रहा है। मेन एलिमेंट आपका जो है म्यूजिक को ही माना गया है, क्योंकि जब भी किसी कला की प्रस्तुति की जाती है, जब भी हम कोई ड्रामा का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो उसमें सबसे अहम योगदान किसका होता है? संगीत का होता है, म्यूजिक का होता है। इसीलिए निष्पादन कला के जो मेन एलिमेंट है, मूल तत्व है, मूल तत्व में हम संगीत को रखते हैं। संगीत के बारे में यदि पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, कब से इसका जन्म हुआ, तो इसका जवाब शायद हमें प्राप्त नहीं होता है। बस आप इतना बोल सकते हैं कि जब से मनुष्य ने बोलना या उच्चारण करना प्रारंभ किया होगा, तभी से जो है संगीत कला का भी उदय हुआ होगा। यदि हम वेद की बात करें तो आप सभी को पता होगा, चारों वेद में से जो सामवेद है, सामवेद जो क्या है? पूरी तरह से संगीत कला को ही समर्पित है। सामवेद में हमें सर्वप्रथम संगीत का प्रादुर्भाव प्राप्त होता है, संगीत के बारे में ज्ञात होता है। निष्पादन कला के यदि हम दूसरे कला की बात करें तो दूसरे में आपको लिखना है नृत्य, यानी कि डांस। डांस के अंतर्गत यानी कि नृत्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय धार्मिक कार्यों में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
प्राचीनतम कला के रूप में भी नृत्य कला को स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी जो डांस है, जो नृत्य कला है, इसे सबसे प्राचीनतम कला माना गया है, सबसे पुरानी कला माना गया है, क्योंकि आदिम युग में भी मानव अपने हृदय के वेगों को हमेशा अंग प्रत्यंग कोई गति की सहायता से प्रकट करते थे। यानी कि जब आप आदि मानव की कला को देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रों को देखते हैं, तो आपको ज्ञात होता है कि उनके द्वारा भी ऐसी आकृतियाँ बनाई गई है जिसे देखकर हमें ज्ञात होता है कि ये नृत्य की मुद्रा, यानी कि डांस करने का पोज जो है, डांस करने के तरीका जो है उसमें दिखाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि संसार में बढ़ते ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और दुख को देखते हुए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हुए और उन्होंने 5वें वेद यानी कि नाट्य वेद की रचना की थी। जैसे मैंने कहा है कि 5वें वेद के रूप में जो है नाट्य वेद को माना गया है। 4 तो वेद आपका है ही, इसे आप याद रख सकते हैं। 5वें वेद के रूप में नाट्य वेद को रखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे रचनाएं हैं जिन्हें हम लोग 5वें वेद की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह नाट्य वेद को भी, नाट्य शास्त्र को भी 5वें वेद में रखा गया है। इसमें क्या होता है, चारों वेदों का सार है। यानी कि जो आपके 4 वेद हैं, 4 वेद आपके कौन कौन है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद एवं यजुर्वेद। ये जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों का जो है सार जो है, चारों वेदों का निचोड़ इसमें शामिल किया गया है, आपके नाट्य वेद में शामिल किया गया है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपके नाट्य शास्त्र को, नाट्य कला को 5वें वेद के रूप में देखते हैं, या इसे 5वां वेद माना गया है। जैसे मैंने कहा है इसमें चारों वेदों का सार है, तो जो इसका बौद्धिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष लिया गया है ऋग्वेद से। और जैसे मैंने कहा है कि सामवेद संगीत के लिए है, तो संगीत लिया गया है आपके सामवेद से। और यजुर्वेद से जो है अभिनय लिया गया है, और रस लिया गया है अर्थवेद से। इन चारों वेदों से लेकर के क्या किया गया है, डांस की या ड्रामा की जो है परिकल्पना की गई है, नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। कुछ यदि हम डांस की बात करें, कुछ डांस फॉर्म की बात करें, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी तथा लोक नृत्य। जो भी आपके क्षेत्र विशेष में जिन नृत्यों का प्रदर्शन होता है उसे आप कह सकते हैं लोक नृत्य। अब आपको तीसरे में लिखना है। तीसरे में आप लिखेंगे रंगमंच। रंगमंच यानी कि हम स्टेज भी कह सकते हैं। रंगमंच यानी कि स्टेज। रंगमंच जो है की परंपरा जो है भी बहुत पुरानी है। जितने की जैसे कि आपके जो डांस फॉर्म है, जो डांस फॉर्म जो प्रस्तुत किया जाता था वो रंगमंच पर ही प्रस्तुत हो रहा है। स्टेज पर ही आप किसी कला का प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं इसकी परंपरा भी जो है ना बहुत पुरानी है। इसको जो है त्योहारों से जोड़कर देखा जाता है। रंगमंच में श्रोताओं के समक्ष प्रत्यक्ष निष्पादन होता है। रंगमंच में क्या होता है, स्टेज पर क्या होता है, कोई कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देता है और सामने उसके दर्शक बैठे रहते हैं जो कि उस कला का रसास्वादन लेते हैं, उस कला को देखते हैं और उस कला को देख करके अपने मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं, चीज़ों को वहाँ प्रस्तुत की जाती है। तो रंगमंच में होता क्या है, कोई किसी कलाकार के द्वारा कला की जो है प्रस्तुतिकरण दी जाती है, कला का प्रदर्शन किया जाता है। चौथा में आप लिख सकते हैं ओपेरा के बारे में। आप 4 में लिखेंगे ओपेरा। ओपेरा क्या होता है, यह मुख्य रूप से एक नाटकीय कला है। ओपेरा में जो है नृत्य एवं संगीत तथा रंगमंच तीनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि तीनों आपका जो स्टेज था, आपका जो है म्यूजिक, डांस और स्टेज, तीनों का मिला करके चौथी जो कला है आपका जो है 14 प्रदर्शन होता है ओपेरा का। ओपेरा में क्या होता है, यह बातचीत की ओपन में सम्मिलित ध्वनि में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगमंच पर अभिनय के साथ दृश्य वातावरण और कभी कभी नृत्य के भी मिले जुले रूप में इसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। ओपेरा में आप ओपेरा में क्या बोलेंगे, इसमें
म्यूजिक भी रहता है, डांस भी रहता है और इसका प्रदर्शन कहाँ होता है? स्टेज पर होता है, यानी कि रंगमंच पर होता है। तो इन तीनों का सम्मिश्रण हमें ओपेरा में देखने को प्राप्त होता है। और पांचवें में आप लिख सकते हैं सर्कस के बारे में। पांचवें आप लिखेंगे सर्कस। सर्कस के बारे में आप बोल सकते हैं सर्कस क्या है? निष्पादनकर्ता की एक कंपनी होती है, यानी कि ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा एक साथ कला की प्रस्तुति दी जाती है। इसमें हम देखते हैं कि सर्कस में होता क्या, आप सभी को पता होगा। सर्कस में जोकर, प्रशिक्षित जानवर, प्रशिक्षित कलाकार, संगीतकार, रस्सी पर चलने वाले कलाकार यानी कि नट भी कहा जाता है इत्यादि होते हैं, रिंग मास्टर होते हैं। इन सभी के द्वारा निष्पादन क्रियाओं को जो है प्रस्तुतिकरण दी जाती है। सर्कस में हम तो इंसानों को देखते ही हैं और साथ ही साथ जानवरों के द्वारा भी विभिन्न तरह के करतब हमें दिखाए जाते हैं। सर्कस में जो है आप सभी भी सर्कस देखे होंगे, तो उसमें कई तरह की क्रियाएं होती है, जैसे कि रिंग के ऊपर चलना और जिम्नास्टिक, एरोबिक्स, एरिथल, कई तरह की क्रियाओं को जो है वहाँ पर संपादित किया जाता है। इसमें जोकर के द्वारा हंसी मजाक के अभिनव को भी शामिल रहता है, ताकि लोग क्या करें, बोर नहीं हो और पूरी जनता जो है जो भी इस कला को देख रही है सभी के बीच मनोरंजन होता रहे। तो सर्कस की कल्पना जो है, सर्कस को भी आप किसको बोल सकते हैं? निष्पादन कला का एक अंग बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कलाकारों के द्वारा, इवन जानवरों के द्वारा भी लोगों का मनोरंजन किया जाता है। और छठे में आप लिखेंगे जादू, यानी कि मैजिक। मैजिक इसे आप आर्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि जादू की कला। जादू की कला को भी हम निष्पादन कला के अंतर्गत ही रखते हैं। जो मैजिक आर्ट है, जो जादू की कला होती है, इसको भी निष्पादन कला के अंतर्गत रखा गया है। निष्पादन कला का ही यह एक भाग है। इस कला में क्या होता है, श्रोताओं का मनोरंजन तो किया ही जाता है और साथ ही साथ इसमें भ्रम भी उत्पन्न किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं मैजिक आर्ट में क्या होता है, जादू आप सभी देखे होंगे, जादू में क्या होता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, एक भ्रम का प्रभाव इसमें रहता है और व्यक्ति जो है भ्रम की स्थिति में ही सब क्रियाओं का प्रदर्शन करता है और लोगों का मनोरंजन करता है। तो जो भी जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा भ्रम पैदा किया जाए, मैजिक पैदा किया जाता है, मैजिक उत्पन्न किया जाता है, उसे हम कह सकते हैं जादू की कला, यानी कि मैजिक आर्ट, जादू आर्ट उसको कह सकते हैं। तो ये जो कला जिसके द्वारा की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जादूगर कहते हैं। तो इस कला को भी हम क्या करते हैं, मैजिक आर्ट को भी रखा गया है आपके निष्पादन कला के अंतर्गत। आप अगला लिखेंगे, यानी कि सातवें नंबर आपको लिखना है माइम के बारे में। माइम शायद आप सभी जानते होंगे, क्लासरूम में मैंने आप सभी को माइम का वीडियो भी दिखाया था। माइम में होता क्या है, ये भी एक नाटक का ही रूप है। इसको भी आप कह सकते निष्पादन कला के एक भाग है। इसमें बस अंतर ये होता है, जो भी कलाकार होते हैं वो उनके द्वारा शब्दों को नहीं बोला जाता है, यानी कि मुख्य नाटक आप इसे बोल सकते हैं। माइम करते हैं तो क्या देखते हैं, माइम ये होता है कि कलाकार के द्वारा केवल अभिनय किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा कोई बातचीत नहीं की जाती है, केवल हाथों की गतिविधि, चेहरे के हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। माइम जो है निष्पादन मनोरंजन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। माइम कला मध्यकाल में यूरोप में जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और इसमें निष्पादनकर्ता क्या करते हैं, समूह में निष्पादन करते थे। जब भी हम माइम की प्रस्तुति करेंगे तो माइम की प्रस्तुति के लिए आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको समूह की आवश्यकता पड़ती है। समूह में ही आप माइम का प्रस्तुतिकरण कर सकते थे और जिस कलाकार के द्वारा माइम की प्रस्तुति की जाती है उसे हम लोग कहते हैं माइमर्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, कई तरह की कहानियाँ ली जाती है, जिसे आप जो भी क्षेत्रीय कहानियाँ हैं उन कहानियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर
वैसी कहानियाँ इसमें ली जाती है जिसमें कोई मैसेज छिपा हो, सोशल मैसेज हो, सोशल इशू पर, या जो भी चीज़ों को आपको प्रदर्शन करना है। जैसे कि हम ड्रामा में करते थे, हम लोग ड्रामा में क्या करते हैं, जब हम ड्रामा की प्रस्तुति करते हैं तो ड्रामा में कोई भी चीज़ों को, किसी विषय पर हम अपनी कला का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ड्रामा क्या है, ड्रामा का ही माइम रूप है। माइम में अंतर क्या आता है, कलाकार के द्वारा कोई भी शब्द नहीं बोला जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुक नाटक है, केवल चेहरे के हाव भाव, हाथों के एक्सप्रेशन के द्वारा ही पूरे नाटक की प्रस्तुतिकरण की जाती है। आपका 8वां और अंतिम है कठपुतली कला, यानी कि पॉपेट आर्ट। पॉपेट आर्ट को बोलते हैं हम लोग कठपुतली कला। कठपुतली कला के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो कठपुतली कला को जो है हम लोग निष्पादन कला के अंतर्गत रखते हैं। कठपुतली कला को भी निष्पादन कला का एक रूप माना गया है। पॉपेट आर्ट में क्या होता है, कठपुतलियों के द्वारा, गुड़िया के द्वारा कोई भी कहानी को, कोई भी स्टोरी को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये तो 8 प्रकार थे, जाके आप देख पा रहे हैं। 8 प्रकार को जो है आप कह सकते हैं निष्पादन कला के अंतर्गत इसे माना गया है। तो हमने इस वीडियो में आपके DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 यूनिट 3 के प्रदर्शन कला के अंतर्गत निष्पादन कला के बारे में जाना। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके DLED के बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।